हेलो स्टूडेंट्स, वीकेएस कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध परिचय। प्रबंध शब्द जो है वह एक सामान्य सा शब्द प्रतीत होता है, लेकिन स्टूडेंट्स प्रबंध शब्द की उत्पत्ति जो है वो मानव सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास से जुड़ी हुई है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तभी से प्रबंध की शुरुआत मानी जाती है। स्टूडेंट्स, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जितने भी कार्य हम संपादित करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वे समस्त कार्य प्रबंध के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, प्रतिदिन हम जो सब्जी की, दूध की, राशन की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, भोजन बनाते हैं, विद्यालय आने के लिए तैयार होते हैं, फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, निश्चित समय पर पहुंचते हैं और सुव्यवस्थित रूप से हमारे दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं वो उन्हें हम संपादित करते हैं। तो ये सभी कार्य हमारे जो आते हैं वो दैनिक जो घरेलू कार्य प्रबंध के तहत माने जाते हैं। इसी प्रकार हम दिन प्रतिदिन जो हजारों कार्य करते हैं वह सारे के सारे कार्य किसी न किसी रूप से प्रबंध से जुड़े हुए होते हैं। तो दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए जो व्यवस्थाएं हम प्रतिदिन करते हैं वो सारा का सारा एक प्रबंध का पार्ट माना जाता है। प्रबंध हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे हम बाहर देखने के बजाय हम अपने प्रतिदिन के कार्यों के द्वारा भी इस चीज को समझ सकते हैं। प्रबंध स्टूडेंट्स तब भी विद्यमान था जब मानव जंगलों में जीवन व्यतीत करता था, शिकार पकड़ता था, शिकार को मारता था, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता था और उनको जलाने की व्यवस्था करता था। ये सारे के सारे कार्य उस समय के प्रबंध के कार्य थे। लेकिन आज अपन रूटीन में यदि अपन देखें तो भोजन की व्यवस्था करना, राशन की व्यवस्था करना, कपड़े, मकान इत्यादि की व्यवस्था करना भी एक सामान्य प्रबंध का पार्ट है। स्टूडेंट्स, प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो कि सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है और सर्वत्र विद्यमान है। देखिए, तीन चीजें मैंने इसमें बोली है, सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है और सर्वत्र विद्यमान है। तो सार्वभौमिक का मतलब प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो कि जो धरती है हमारी, उस धरती पे जितनी भी कंट्रीज मौजूद हैं, जितने भी देश मौजूद है, उन समस्त देशों में किया जाता है। अमेरिका हो या जापान हो, भारत हो या चीन हो, सभी देशों में समान रूप से प्रबंध के कार्य संपादित किए जाते हैं। और चूंकि ये पूरे विश्व में किया जाता है इसलिए इसको सार्वभौमिक प्रबंध के कार्य भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट मैंने इसमें बताया था कि प्रबंध एक सर्वकालिक कार्य है। सर्वकालिक कार्य का मतलब एक ऐसा कार्य है जो कि प्रत्येक काल परिस्थिति में किया जाता रहा है, किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। आज से 1000 साल पहले की बात कर लें, आज की बात कर लें, या फिर जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, मानव का अस्तित्व रहेगा, तब तक प्रबंध के कार्य संपादित किए जाते रहेंगे। इसलिए इन्हें सर्वकालिक कार्य भी कहा जाता है। और इसी प्रकार प्रबंध का एक तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला वो है प्रबंध एक सर्वत्र विद्यमान कार्य है। सर्वत्र विद्यमान का मतलब छोटे से छोटा कार्य ले लो या बड़े से बड़ा कार्य ले लो, यदि हम उस कार्य को भली भांति सुचारू रूप से संपादित करना चाहते हैं तो हमें अपने कार्य को मैनेज करना पड़ेगा, सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, और इसलिए इसे सर्वत्र विद्यमान कार्य भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें मोटे तौर पे मैंने आपको बता दी हैं। और प्रबंध जो है वो लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं है कि कभी कोई कार्य कर लिया और बस हो गया, मैनेज कर लिया और कंप्लीट हो गया। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक कार्य को पूरा करने के बाद दूसरे कार्य पे, दूसरे कार्य को पूरा करने के बाद तीसरे कार्य पे हम इसको लगातार निरंतर लागू करते रहते हैं। तो प्रबंध की प्रक्रिया लगातार चलती रहने वाली एक प्रक्रिया मानी जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक डिटेल देखते हैं कि क्या होता है प्रबंध और कैसे किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और इसका जो अर्थ है वो अर्थ गहराई से थोड़ा सा समझने का अपन प्रयास इसमें करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रबंध जो है वो है एक सामान्य शब्द है और एक ऐसा शब्द जिसका हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं अपने रूटीन जीवन में। हम बहुत बार कहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी चीज का प्रबंध कर रहे हैं। तो यह तो सिंपल सी बात है कि दैनिक जीवन में ये काम आने वाला शब्द है। सामान्य रूप में प्रबंध से आशय हम जो लेते हैं वो लेते हैं किससे? व्यवस्था से। जब भी हम किसी चीज की व्यवस्था करते हैं, किसी कार्य की व्यवस्था करते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए कोई
चीज मैनेज करते हैं या व्यवस्था करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि हम उस चीज का प्रबंध कर रहे हैं। या जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं कार्य को पूरा करने के लिए तो उसे भी हम कहते हैं कि हम प्रबंध कर रहे हैं। तो सामान्य अर्थों में यदि अपन बात करें, यदि हमसे कोई पूछे कि भैया प्रबंध है क्या, तो हम उसे यह कहते हैं कि हम जब किसी चीज की व्यवस्था करते हैं तो वो व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाला जो उत्तर है कि किसी चीज की व्यवस्था करना ही प्रबंध है, यह एक संकीर्ण विचारधारा है, यानी संकीर्ण अर्थ को दर्शाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो कि कॉमर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, यदि वह व्यक्ति है उत्तर देता है कि किसी चीज की व्यवस्था करना प्रबंध है, तो वह उत्तर उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन एक कॉमर्स का विद्यार्थी जिससे ये पूछा जाए कि प्रबंध क्या है, तो उसके लिए यह जो उत्तर है कि भाई किसी चीज की व्यवस्था करना प्रबंध है, तो वह केवल एक संकीर्ण विचारधारा को ही प्रदर्शित करता है। तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको इसका डिटेल मीन पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल मीन को समझने के लिए जरूरी है कि हम कुछ प्रबंध शास्त्री, जो जाने माने प्रबंध शास्त्री हैं, जो कि प्रबंध से रिलेटेड रहे हैं और उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो उनकी कुछ परिभाषाओं के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि प्रबंध होता क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा मेरी पार्कर फॉलेट की। मेरी पार्कर फॉलेट जो है, उन्होंने अपनी परिभाषा में एक सामान्य सी परिभाषा दी उन्होंने, और अपनी परिभाषा में प्रबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनकी परिभाषा जो है वो कहती है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। अर्थात प्रबंध जो है वह दूसरों से कार्य करवाने की, न कि कार्य को करने की। प्रबंध के द्वारा हम दूसरों से कार्य करवाते हैं, न कि खुद कार्य को करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, तो हम कुशल हो सकते हैं, हम हार्ड वर्कर हो सकते हैं, हम मेहनती हो सकते हैं, लेकिन हम एक अच्छे प्रबंधक नहीं हो सकते। मेरी पार्कर फॉलेट की जो परिभाषा है उसमें यही बात छिपी हुई है। इसे हमें समझना होगा कि प्रबंध जो है वह दूसरों से कार्य करवाने की एक आर्ट है। यानी आप खुद कितना अच्छा कर लेते हो वो अलग बात है, आप दूसरों से कितना अच्छा कार्य को करवा लेते हो वो बात इसमें ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रबंध की सिंपल सी परिभाषा मेरी पार्कर फॉलेट ने दी और हमें ये परिभाषा इजी वे में याद भी हो जाती है। हम इसको पढ़ते हैं। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। जब हम दूसरों से कार्य करवाना जान जाते हैं तो हम ये मान लीजिए कि प्रबंध करना हमें आ गया। इसी परिभाषा पे जोड़ देते हुए अगली जो परिभाषा है वो परिभाषा दी है लॉरेंस एप्ले ने। लॉरेंस एप्ले ने भी इसी परिभाषा से संबंधित या उसी से थोड़ा मिलता जुलती अपनी परिभाषा देने का प्रयास किया। और लॉरेंस एप्ले की जो परिभाषा है वो कहती है कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। यानी प्रयास खुद को नहीं करने हैं, प्रयास दूसरों से करवाने हैं। जब हम दूसरों से प्रयास करवाते हैं और परिणाम वो प्राप्त करते हैं जो हम करना चाहते हैं, यानी हमारे अनुसार दूसरे व्यक्ति कार्य करे और हम जब हमें ये काम करवाना आ जाएगा तो वह चीज क्या कहलाएगी, प्रबंध कहलाएगा। तो लॉरेंस एप्ले की परिभाषा सीधी सी सिंपल सी परिभाषा, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणामों को प्राप्त करना या परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। तो लॉरेंस एप्ले और मेरी पार्कर फॉलेट ये दोनों की परिभाषाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती परिभाषाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, इजी वे में उम्मीद है आपको ये परिभाषाएं दोनों समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो परिभाषा है वो परिभाषा है एफ.डब्ल्यू. टेलर की। देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वह और एक हेनरी फियोल, ये दो प्रबंध शास्त्री ऐसे हैं, जब भी प्रबंध की बात आती है तो इन दोनों का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और बहुत ही रेस्पेक्टफुल मीन में इनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो परिभाषा है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है उनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे आएगा भी कि एफ.डब्ल्यू. वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन इसमें बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक प्रबंध का जो जनक है वह कहा जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। इनकी डिटेल आगे आएगी तब अपन एक बार वापस इनको स्टडी करेंगे। तो अभी इनकी परिभाषा देखते हैं कि ये प्रबंध के बारे में क्या कहते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो है वो मानना है कि प्रबंध, एक मिनट इसमें और थोड़ा सा मैं आपको सुधार दूं। एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो परिभाषा है उस परिभाषा के हम दो पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लंबी लग रही है ये परिभाषा, इसका हाफ कर लेते हैं और अब इसको आधे आधे दो टुकड़ों में बांट कर इसको याद करेगा या इसको समझने का प्रयास अपन
करेंगे। देखिए एफडब्ल्यू टेलर है, उनकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। एफडब्ल्यू टेलर की जो परिभाषा है उसका पहला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रबंध करना तो बाद की बात है। पहली जो चीज है वो ये है कि पहले आप ये तो समझिए कि आपको करना क्या है। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि उसे करना क्या है, तो वह आगे उसका फिर बाद में मैनेजमेंट करने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेकिन यदि उसे पता ही नहीं है, व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो फिर वह उसका प्रबंध भी नहीं कर सकता। तो किसी भी कार्य का प्रबंध करने से पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि आप करना आखिर चाहते क्या है। तो एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है कि तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण तरीके से किया जाए। यानी कि आपने जब ये जान लिया कि आपको करना क्या है, तो फिर उस कार्य को एक तो सर्वोत्तम तरीके से करें और दूसरा मितव्ययितापूर्ण तरीके से करें। देखो कार्य को कर तो कोई भी लेगा, लेकिन सबसे बेस्ट वो माना जाएगा जो सबसे अच्छे तरीके से करेगा। एक कार्य को करने के कई ढंग हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, और जो सबसे अच्छा प्रबंधक होगा उसको सर्वोत्तम रीति से उस कार्य को संपादित करेगा। बेस्ट वे का यूज करेगा, सर्वोत्तम तरीके का प्रयोग करेगा। और मितव्ययितापूर्ण तरीके से काम को करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा प्रबंधक वह माना जाता है जो कार्य को मितव्ययितापूर्ण तरीके से, यानी कम खर्चे में, कम लागत में किसी कार्य को संपादित करे। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको पूरे मीन में वापस देखते हैं इस परिभाषा को। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण तरीके से किया जाए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको स्टूडेंट। एफडब्ल्यू टेलर की परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो इसको आपको अच्छे से 2 टुकड़ों में विभाजित करके याद कर लेना है। इसके बाद हम एक और जो हमारे प्रबंध शास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर क्लग, उनकी परिभाषा से और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रबंध होता क्या है। तो देखिए क्लग जो है उनकी परिभाषा जो है वो कहती है कि प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। इन्होंने भी 2 विशेषताएं बता दी प्रबंध की वापस। प्रबंध क्या है? निर्णय करने, और प्रबंध क्या है? नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। तो प्रोफेसर क्लग कहते हैं कि निर्णय करना, देखिए प्रबंध जो है अपने आप में कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा यही कार्य कि निर्णय करना होता है कि प्रबंधक को। निर्णय किसी कार्य को करने के संदर्भ में हो सकता है या किसी कार्य को न करने के संदर्भ में हो सकता है। और एक अच्छा प्रबंध शास्त्री वही व्यक्ति बन सकता है जो व्यक्ति समय पर अपने निर्णय लेता है, क्योंकि टाइम निकलने के पश्चात लिया गया निर्णय कभी भी आपको उसका रिजल्ट नहीं दे सकता। आपको कभी उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो सकते। टाइम पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग जो की जाती है टाइम टू टाइम, वही डिसीजन मेकिंग आपके बिजनेस को ग्रो करने में, उसको ऊंचाइयों पर ले जाने में फलदायी होती है। आपको उसमें उसका फल मिलता है, तुरंत उसके परिणाम आपको मिलते हैं। इसी प्रकार नेतृत्व प्रदान करना, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि प्रबंध जो है वो लीडरशिप भी देता है। लीडरशिप कैसे देता है? क्योंकि एक प्रबंधक के अधीन कई कर्मचारी काम कर रहे होते हैं और वो समस्त कर्मचारी अपना जो कार्य संपादन करते हैं वो उस प्रबंधक के अधीन रह के करते हैं। तो समय समय पे जो प्रबंधक निर्देश देता है उन निर्देशों के अनुसार ही जो उसके अधीनस्थ होते हैं उन कार्यों को करते रहते हैं। तो एक अच्छा प्रबंधक तभी व्यक्ति बन सकता है जब उसमें लीडरशिप का गुण हो। जिसमें लीडरशिप का गुण होगा वही व्यक्ति अपने अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान कर पाएगा और समय समय पे उनको निर्देश भी दे पाएगा। जब निर्देश दे पाएगा तो वो उनसे अच्छे से काम करवा पाएगा। तो ये इन्होंने कहा है प्रोफेसर क्लग ने कि प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। तो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सी परिभाषा है, प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की एक कला तथा विज्ञान है। तो ये परिभाषाएं देखिए, परिभाषाएं और भी बहुत सी हैं और हो सकती हैं, पर समस्त परिभाषाओं को याद करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, लेकिन मोटे तौर पे अपन इसका मीन इससे समझ सकते हैं। तो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम एक सर्वमान्य परिभाषा अपनी तरफ से भी बना सकते हैं और उसको अपन दे सकते हैं। इन्हीं चारों परिभाषाओं में से एक परिभाषा मैंने निकाली है, आप चाहो तो और कोई सी 4 परिभाषाएं लेके और उन परिभाषाओं में से एक परिभाषा अपनी आप निकाल के
और फिर अपनी सर्वमान्य परिभाषा आप इसमें बना सकते हैं। तो मेरी परिभाषा जो मैंने सर्वमान्य परिभाषा बनाई वो देख लीजिए, वो क्या है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्न प्रकार से एक सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम लागतों तथा प्रयासों को न्यूनतम रखते हुए, देखिए लागतों मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं तो अच्छा प्रबंधक हमें बनना है तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस कार्य की जो लागत है, उसके जो खर्चे आ रहे हैं वो खर्चे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए। और इसके अलावा एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारे जो प्रयास है वो न्यूनतम होने चाहिए। यदि हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करने में 1 घंटे के बजाय हमें 3 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब हमें बार बार ज्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब हम अच्छे प्रबंधक नहीं है। एक अच्छा प्रबंध वही है जिसमें लागत कम हो और उसके प्रयास भी क्या हो, न्यूनतम हो। इसी प्रकार आगे देखते हैं इसमें आगे, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों द्वारा अपने द्वारा वांछित लक्ष्यों एवं परिणामों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी लक्ष्य तो हमें अपने चाहिए, अपने प्राप्त करने हैं, हमें जो परिणाम चाहिए वो हम दूसरों के प्रयासों से प्राप्त करते हैं। यानी खुद को नहीं करना बल्कि दूसरे के प्रयासों से वो लक्ष्य प्राप्त करने हैं जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हो गया इसका एक सर्वमान्य अर्थ जो प्रबंध का हम समझ सकते हैं। ऊपर वाली परिभाषाओं के आधार पे ही ये अर्थ बनाया गया है। इसके अलावा प्रबंध को अपन एक बार समझ लेते हैं, प्रबंध में काम क्या होता है मुख्य रूप से। तो प्रबंध के अंतर्गत मुख्यतः 4 कार्य किए जाते हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। ये चारों कार्य प्रबंध के मुख्य कार्य माने जाते हैं। आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें इनकी डिटेल भी आएगी कि नियोजन क्या होता है, संगठन क्या होता है, निर्देशन क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है। तो जब डिटेल आएगी तब हम इनकी डिटेल समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि प्रबंध के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। ये हो गया हमारे प्रबंध का अर्थ, जो सामान्य अर्थ हम समझ सकते थे। परिभाषाओं के द्वारा भी हमने इसको समझने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं क्या है और प्रबंध के लक्षण क्या है। प्रश्न में जब बोर्ड में परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है कि प्रबंध की विशेषताएं बताइए या प्रबंध के लक्षण बताइए, तो लक्षण बोल दे या विशेषता बोल दे एक ही बात होती है। तो अगर लक्षण बोला है तो भी विशेषताएं बतानी है, विशेषता बोला है तो भी विशेषताएं बतानी है। तो इसमें प्रबंध के लक्षण है, तो उन लक्षणों में पहला जो लक्षण है या पहली जो विशेषता है उसको अपन ऊपर वाली परिभाषाओं में भी देख चुके हैं। पहला विशेषता कहती है कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाना है। अन्य लोगों से कार्य करवाने का मतलब प्रबंध दूसरों से काम करवाना है, न कि स्वयं कार्य को करना। अगर आप खुद काम करते हो तो एक अच्छे प्रबंधक कभी भी नहीं कहला सकते। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वह है प्रबंध एक लक्ष्य आधारित है। प्रबंध क्या है, एक लक्ष्य आधारित है। लक्ष्य आधारित क्रिया, लक्ष्य आधारित क्रिया का मतलब होता है कि जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करें उसके पहले उसका लक्ष्य तय कर लेते हैं। तो जब आप लक्ष्य तय नहीं कर सकते किसी चीज का तो वो प्रबंध नहीं हो सकता। जैसे अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है और अपनी जब 12वीं की आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी पर्टिकुलर क्लास की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने अपना लक्ष्य तय किया है कि मुझे इतने परसेंटेज इसमें गेन करने हैं या अचीव करने हैं, तो वह आपका लक्ष्य है। तो प्रबंध भी जब भी कोई कार्य को स्टार्ट करता है तब वहां पे उसका पहले लक्ष्य तय कर लेता है। बिना लक्ष्य के किया गया कार्य कभी भी प्रबंध नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्रबंध एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, यानी लक्ष्यों पे डिपेंड करती है। अगर लक्ष्य है तो ही प्रबंध होगा, अदरवाइज प्रबंध नहीं होगा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसका जो है वो है औपचारिक समूहों का प्रबंध आसान होता है, जबकि अनौपचारिक समूहों का प्रबंध जो है वो कर पाना कठिन होता है। तो स्टूडेंट समूह 2 प्रकार के होते हैं, आगे भी आएगी इसकी डिटेल। एक होता है औपचारिक समूह और दूसरा होता है अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह वे समूह होते हैं जिसमें काम करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य व दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की गई होती है। यानी पता होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, कौन किसका अधिकारी है और कौन किसका अधीनस्थ है, कौन ऑर्डर देगा और कौन ऑर्डर को प्राप्त करेगा। तो ऐसा समूह है जहां पर अधिकार, कर्तव्य, दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या मौजूद होती है, उसको हम औपचारिक समूह कहते हैं। जैसे अपन अपने स्कूल्स वगैरह देखते हैं या हॉस्पिटल्स देखते हैं या दफ्तर देखते हैं, तो वो सारे के सारे औपचारिक समूह होते हैं, क्योंकि वहां पे क्लियर होता है कि कौन अधिकारी है और कौन अधीनस्थ है, कौन ऑर्डर देगा और कौन ऑर्डर लेगा। जबकि अनौपचारिक समूह जो होते हैं वो समूह होते हैं जहां पे कोई अधिकारी नहीं होता, कोई अधीनस्थ नहीं होता है, बस एक भीड़ होती है। जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है और पब्लिक उसको सुन रही है, तो वहां पे जो समूह मौजूद है वो अनौपचारिक समूह है।
तो यहाँ पे जो ये पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि औपचारिक समूह का प्रबंध करना आसान होता है, यानी जहाँ पे अधिकार, कर्तव्य, दायित्व की स्पष्ट व्याख्या होती है वहां पर प्रबंध का कार्य क्या होता है, आसान होता है। जबकि यदि समूह अनौपचारिक है तो वहां पे प्रबंध कर पाना वो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब देख लीजिए जब भीड़ है तो वहां अनौपचारिक समूह है और उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना, उसको मैनेज कर पाना एक कठिन कार्य माना जाता है। इसके अलावा प्रबंध का चौथा पॉइंट जो है वो ये अपन देखते हैं इसमें कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है। प्रबंध एक मानवीय कार्य, देखिए प्रबंध वैसे तो सभी के द्वारा किया जाता है, जीव जंतु भी अपना प्रबंध करते हैं, खाने पीने का या रहने का, बिल खोदते हैं कई जीव, है ना, कई भोजन के लिए, दाना चुगने के लिए पक्षी जाते हैं, तो वो भी एक तरह का प्रबंध है। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रबंध की बात कर रहे हैं वह एक मानवीय प्रबंध की बात कर रहे हैं। हम स्टडी जानवरों के प्रबंध की नहीं करते, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे व्यवसाय अध्ययन, और व्यवसाय अध्ययन में जो प्रबंध होगा वो इंसानों के द्वारा होगा, क्योंकि इंसान ही व्यवसाय करते हैं। तो प्रबंध क्या है, एक मानवीय कार्य है, और मानवीय कार्य भी एक सामान्य मानवीय कार्य नहीं है कि जिसको हर कोई कर ले। प्रबंध एक ऐसा मानवीय कार्य है जिसको करने के लिए हमें विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और अनुभूति की आवश्यकता होती है, और जिस व्यक्ति को प्रबंध का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव होता है या अनुभूति होती है वही व्यक्ति इस प्रबंध के कार्य को भली भांति संपादित कर सकता है, पूरा कर सकता है। इसके अलावा जो अपना फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण कार्य का मतलब है प्रबंध एक सामान्य कार्य नहीं है। हम लगातार ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां पे परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, नई नई फर्में आती हैं, नई नई जाती हैं, नए नए व्यापार खुलते हैं, कई व्यापार बंद हो जाते हैं, तो हमेशा एक चुनौतीपूर्ण माहौल में रहते हैं, और उस चुनौतीपूर्ण माहौल में हमें लगातार नए नए प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं। और जब कई निर्णय अपन करते हैं तो कुछ निर्णय अच्छे भी हो जाते हैं, कुछ निर्णय बुरे भी हो जाते हैं, कई बार हमें अपने निर्णयों से फायदा भी हो जाता है, और कई बार हमें हमारे निर्णयों के द्वारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो प्रबंध जो है वो एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रबंध का कार्य जो करना है वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और उसके लिए चुनौती स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रबंध के अंदर हम नई नई वस्तुओं का सृजन करते हैं, नए व्यापार का सृजन करते हैं, नए नए तरीकों की खोज करते हैं, विक्रय के नए तरीके खोजते हैं, माल को बनाने के नए तरीके खोजते हैं। तो यहाँ पे लगातार सृजन का कार्य चालू रहता है। तो प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, न कि विनाशात्मक कार्य। यहाँ पे आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि इनोवेट करते हो और उसका सृजन करते हो। प्रबंध एक क्या है, आपका सृजनात्मक कार्य है। इसके बाद सेवंथ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, प्रबंध कुछ सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। प्रबंध एक सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब प्रबंध का जो कार्य है वह कुछ नियमों पर आधारित है। कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, उन सिद्धांतों के ऊपर ही हमें प्रबंध के कार्य करने पड़ते हैं। तो सामान्य सिद्धांत कौन से हैं? सामान्य सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो हमारे से पूर्व वाले जो प्रबंध शास्त्री रहे हैं, जो पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन करके गए, और उन्हीं नियमों के आधार पर प्रबंध के कार्यों को हमें आगे फ्यूचर में करना होता है। तो कुछ सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। ये अगले टॉपिक में आएगा कि कौन कौन से वो सामान्य सिद्धांत है और किन पे प्रबंध के कार्य संपादित किए जाते हैं। बस अभी आप जो विशेषताएं हैं उसमें ये समझ लीजिए कि प्रबंध जो है वह कुछ सामान्य सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है अपना, प्रबंध के लिए नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है। एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए हम में लीडरशिप का गुण होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अधीनस्थ है वो हमारा अनुसरण करते हैं, हम जो कार्य करेंगे उसी को वो फॉलो अप करेंगे। तो यदि हमें लीडरशिप का गुण नहीं है तो हम एक अच्छे प्रबंधक नहीं बन सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध के लिए नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है। इसके बाद स्टूडेंट नाइन्थ पॉइंट देखिए अपना, प्रबंध का सीधा संबंध जो है वो किससे है? निर्णय से है। प्रबंध का सीधा संबंध है निर्णय से, यानी एक तरह से प्रबंध का जो मुख्य कार्य है वो निर्णय करना होता है आपको। यदि आपने अपना निर्णय समय पे लिया तो आप अच्छे प्रबंधक हैं, यदि आपने अपना निर्णय समय पे नहीं लिया तो आप बुरे प्रबंधक भी सिद्ध हो सकते हैं। अब निर्णय किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है या किसी कार्य को न करने का भी हो सकता है। आपका एक निर्णय आपके व्यापार को ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, आपका एक गलत निर्णय आपके व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। तो एक अच्छा प्रबंधक जो है वो सही समय पर सही निर्णय कार्य करता है,
और इसीलिए कहा गया कि प्रबंध का सीधा सीधा संबंध किससे है? निर्णय से है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रबंध प्रक्रिया में अधिकारों का प्रत्यायोजन। प्रबंध प्रक्रिया में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। तो प्रबंध प्रक्रिया में अधिकारों का प्रत्यायोजन समझें, इसके पहले अपन ये समझें कि अधिकारों का प्रत्यायोजन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी कार्य हम ऑफिस में या अपने जो भी संस्थान है उनमें करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति सारे के सारे कार्य अकेले अपने दम पे नहीं कर सकता। उसे दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए अपने अधीन जो व्यक्ति होते हैं उनसे कुछ मदद लेनी होती है, कुछ कार्य उनको सौंपने होते हैं, कुछ कार्य उनसे करवाने होते हैं। तो जब भी कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ से कोई कार्य करवाता है, उसे कोई कार्य सौंपता है, तो वह न केवल उसको कार्य सौंपता है बल्कि उस कार्य से जुड़े हुए कुछ अधिकार भी उसको सौंपने पड़ते हैं। आप किसी को काम सौंपोगे तो आपको उसकी पावर्स भी सौंपनी पड़ेंगी। तो जब आप उसको पावर्स दोगे तो ये जब कार्य के साथ उसकी पावर्स चली जाती हैं, व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाती हैं, तो उसी चीज को कहा जाता है अधिकारों का प्रत्यायोजन। बस इस चीज को समझ लीजिएगा कि किसी व्यक्ति को कार्य सौंपने के लिए जब अपन देते हैं या किसी काम को करने के लिए कहते हैं, तो उसके साथ जुड़ी हुई जो पावर्स है वो भी स्वतः ही उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन पावर ट्रांसफर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। आपके अधीनस्थ के द्वारा किए गए कार्यों का भले ही आपने अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया हो, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं, उससे जुड़े हुए जो दायित्व हैं, उन दायित्वों के लिए अंतिम रूप से आप ही जिम्मेदार बने रहते हो। तो ये आगे और डिटेल में आएगा, तब अपन इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसमें अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है प्रबंध आंतरिक एवं बाह्य वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। आंतरिक वातावरण वह जो संस्थान के भीतर के जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कर्मचारी हैं, पर्टिकुलर व्यापार का मालिक है, प्रबंधक है, ये आंतरिक वातावरण के पक्ष होते हैं। इसके अलावा बाह्य वातावरण में सरकार आ जाती है, बैंक आ जाते हैं, लेनदार आ जाते हैं, माल के सप्लायर आ जाते हैं, समाज आ जाता है, आसपास के जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो वो बाह्य वातावरण होता है। तो कोई भी प्रबंधक जो होता है उसका जो प्रबंध होता है वह आंतरिक वातावरण से भी प्रभावित होता है और बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। देखिए ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, सार्वभौमिक क्रिया है मतलब सभी जगह पे ये विद्यमान है और सभी स्थानों पे की जाती है। कंट्री वाइज की बात करी थी मैंने, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये और समझ लीजिए कि यह छोटा हो या बड़ा हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, सामाजिक हो या व्यवसायिक हो, किसी भी प्रकार का संगठन हो, प्रत्येक संगठन में यह प्रबंध की क्रिया संपादित की जाती है। बिना प्रबंध के किसी भी संगठन को चला पाना संभव नहीं होता। इसलिए प्रबंध को क्या कहा जाता है? एक सार्वभौमिक क्रिया भी कहा जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट अपना पॉइंट है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। तो स्टूडेंट अपन इसको समझ सकते हैं कि प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो हमें ना तो दिखाई दे सकती है, ना हम इसको छू सकते हैं, बस उसको केवल महसूस किया जा सकता है। अब प्रबंध है या नहीं है, इस बात का पता यदि हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? तो स्टूडेंट्स इस चीज को समझिए कि जब हम किसी व्यापार को या किसी फर्म को या किसी कंपनी को जब देखते हैं और उस कंपनी में लगातार तरक्की हो रही है, उसकी बिक्री बढ़ रही है, तो ये माना जाता है, फल फूल रही है यदि कंपनी, तो ये माना जाता है कि वहां पे सुप्रबंध मौजूद है, यानी प्रबंध वहां का अच्छा है। और यदि व्यापार लगातार डूब रहा है, लगातार घाटे में जा रहा है, चीजें अच्छी नहीं चल रही है, व्यापार गर्त में आ गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रबंध वहां पे मौजूद नहीं है, यानी उस जगह पे कुप्रबंध मौजूद है। तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि प्रबंध खुद दिखता भले ही ना हो, लेकिन यदि प्रबंध मौजूद है तो वह संस्थान, वह संगठन, वह व्यापार, वह कंपनी, वह फर्म लगातार तरक्की करती चली जाएगी। और यदि प्रबंध मौजूद नहीं है तो वह फर्म, वह संगठन या वह कंपनी या फर्म बर्बाद होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो एकदम समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए प्रबंध को क्या कहा जाता है? अदृश्य शक्ति कहा जाता है। न दिखते हुए भी वह अपनी ताकत का एहसास उस संगठन में करवा देता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपकी कोई क्यूरीज हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी क्यूरीज होंगी टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।